नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है महिला सुरक्षा और उनका कैरियर। हम अगर देखें अपने देश में अगर देखें या कहीं भी पूरी दुनिया में देखें जो महिलाओं की संख्या है वो अपने देश में लगभग आधी से थोड़ा सा कम है। अगर अपने देश में महिलाएं असुरक्षित हैं, असुरक्षा की भावना को महसूस करती हैं, यानी कि आधा देश असुरक्षित है। अब बात होती है कि अपना देश, प्रधानमंत्री मोदी ने एक टारगेट रखा है कि 2049 तक अपना देश विकसित भारत हो जाएगा। तो इन 48% महिलाओं को अगर हम पीछे छोड़ देंगे, अगर ये पीछे छूट जाएंगी, अगर ये असुरक्षित महसूस करेंगी, तो क्या देश 2049 तक विकसित भारत बन पाएगा? तो उसका जवाब यही होगा कि बिल्कुल नहीं। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो जाता है? और एक ख़ास तौर पे जो महिलाएं आगे निकलना चाहती हैं, जो आगे निकलती हैं, ये हमला उन्हीं पे होता है। यानी साफ तौर पे बोला जाए तो ये हमला उनके कैरियर पे होता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बांग्लादेश से, जहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले से, पिछले अगस्त महीने से कुछ विवाद स्टार्ट हुए। विवाद किस चीज़ के लिए स्टार्ट हुए? वहाँ के आरक्षण को लेके। वहाँ की गवर्नमेंट, जब से गवर्नमेंट बनी है, जब से देश आज़ाद हुआ है, तो जो वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने 1972 में युद्ध लड़ा था, उनको वहाँ के आरक्षण की व्यवस्था की गई और वो आरक्षण का प्रतिशत था 30, यानी कि 30% आरक्षण उनको दिए जाएंगे। और वो काफ़ी हद तक सही भी था उस समय पे। बाद में वो आरक्षण जारी रहा और एक बार बीच में वो आरक्षण बंद कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। एक सैनिक ने, जो सैनिक था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में, और उसने बोला नहीं, इस आरक्षण की ज़रूरत है, हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस देश के लिए लड़ते हैं और ये आरक्षण होना चाहिए। और वो आरक्षण दोबारा से लागू कर दिया गया और वहाँ पे इसी आरक्षण को लागू करने की वजह से अफरा तफरी मच गई। और सबसे ख़ास बात है कि जो बांग्लादेश का आरक्षण है वो जातियों के नाम पे नहीं था, वो धर्मों के नाम पे नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पे था। यानी जो मिलिट्री वाले थे उनके नाम पे था, सेना के नाम पे था। और इसीलिए विवाद शुरू हुआ। अब आदेश दिया कोर्ट ने और लोग सरकार पे हमला कर दिए। कानून ने आदेश दिया, अब कानून ने आदेश दिया है तो सरकार को फॉलो करना पड़ेगा, वो चीज़ लागू करना पड़ेगा कि आरक्षण दोबारा से लागू किया जाए। और सरकार ने आरक्षण को दोबारा से लागू कर दिया गया और इसी बात के लिए वहाँ पे विवाद फैल गया। अब उस समय जो महिला प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, सब लोग एक महीने से उनको टीवी पे देख रहे थे कि वो शेख हसीना वहाँ के प्रधानमंत्री थी। और जब ये बहुत सारे दंगे फसाद चालू हुए सरकार की वजह से, तो उनका जो स्टाफ था, वहाँ के जो सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने उनको बोला कि आप यहाँ से निकल जाइए। और काफ़ी दबाव के बाद में उनके बेटे से उनकी बात करवाई गई, उनकी बेटी से उनकी बात करवाई गई और काफ़ी दबाव के बाद में वो वहाँ से निकली और सेना ने ही उन्होंने अपने देश से बाहर किया और वो भारत आ गई। तब यहाँ के लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने कहा कि यहाँ पे मुस्लिम बेटी सुरक्षित है। यहाँ पे भी जो महिलाओं की सुरक्षा थी उसको धर्मों के नाम पे बांट दिया गया और धर्मों के नाम से दर्शाया गया। अब वो कहाँ, एक देश की प्रधानमंत्री, उनकी इतनी बड़ी सुरक्षा और उस सुरक्षित महिला जिनके पास इतनी बड़ी सुरक्षा है कि उनको सेना जो है हेलीकॉप्टर में बिठा के एक दूसरे देश छोड़ दे रही है, छोड़ने का काम कर रही है। और जो आम पब्लिक है उनके पास ना तो इतनी बड़ी सुरक्षा है और ना उनको कोई सेना छोड़ने वाली है। और वो कहीं भी, जो हमारी देश की महिलाएं हैं, वो कहीं भी इस चीज़ का शिकार हो जा रही हैं। वो उनके काम की जगह भी हो सकती है, उनका घर भी हो सकता है, रास्ता भी हो सकता है। और जब वो काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती हैं तो ये सारे हादसे हो जाया करते हैं। कई बार ये दिन में भी हो जाते हैं और कई बार ये रात में भी हो जाते हैं। सबसे बड़े भारत के 3 केसेस, एक जो 2012 में हुआ दिल्ली में, निर्भया रेप कांड, वो रात में हुआ। और वहाँ पे बहुत सारे ये दिए गए, नए नए नियम कानून बनाए गए और महिलाओं को काफ़ी सुरक्षित करने की कोशिश की। और वो देश की राजधानी थी दिल्ली। लेकिन और वहाँ उसमें ये भी बोला गया कि मतलब जो रास्ता था जिसमें बस पूरे रास्ते में दौड़ी पूरी रात, और जो ड्राइवर था वो भी उन लोगों के साथ में मिला हुआ था, दौड़ाता रहा। अगर वो अलग ड्राइवर होता तो ये सब मारपीट देख के किसी पुलिस स्टेशन में बस को आराम से घुसा देता, लेकिन वो ड्राइवर उन्हीं लोगों के साथ में था। और बाद में पता चला, जब मुकदमा हुआ, केस हुआ, तो पता चला कि वो लोग बहुत गरीब थे। फाइनली उनको फांसी दी गई, एक को छोड़कर, जो नाबालिग साबित हुआ। अब ये केस करने वाले नाबालिग और उनकी एज पे बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। लेकिन
ऐसा हुआ और उसके बाद में ऐसी कई सारी घटनाएं हुई। अब वो जो लड़की थी, उसका नाम तो अलग था लेकिन लोगों ने निर्भया नाम दिया, वो लड़की थी, वो मेडिकल साइंस की स्टूडेंट थी, वो पैरा मेडिकल साइंस की स्टूडेंट थी। तो ऐसा कहें तो उसके कैरियर पे हमला हुआ था। वो पढ़ाई कर रही थी, आने वाले दिनों में अगर एक जॉब में पेशे में जाती तो एक अच्छे पैरामेडिकल साइंस का जो जिस भी ब्रांच में थी, जिसकी भी स्टूडेंट थी, वो अच्छा काम करती और कई सारे लोगों की सेवा देती, कई सारे लोग इस चीज़ का लाभ उठा पाते। अब लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे डॉक्टर मिलें, अच्छे नर्सेज मिलें, अच्छे पैरामेडिकल स्टाफ मिलें, अच्छे फार्मासिस्ट मिलें, लेकिन नहीं मिल पाते, लोगों को नहीं मिलते हैं और वो लोग किसी न किसी वे में, कहीं ना कहीं वे में किसी न किसी चीज़ के शिकार हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी और उनका कैरियर दोनों समाप्त हो जाता है। अगला जो एक बड़ा केस हुआ हैदराबाद में, वो लड़की भी डॉक्टर थी। ज़्यादा पता तो नहीं चल पाया, लोगों ने बताया कि उसकी स्कूटी ख़राब हो गई थी, पंचर हो गई थी। रास्ते में लोगों ने उसे पकड़ा और उसको उसके साथ में रेप किया और उसको ज़िंदा जला दिया। एक्शन में वो कई सारे लोग जो समाज के किसी काम के नहीं थे, उनको मार दिया गया और उस लड़की को न्याय के रूप में लोगों ने देखा, लेकिन उसका कैरियर ख़त्म हो गया। एक डॉक्टर अगर वो ज़िंदा रहती तो कितने सारे लोगों को दवा देती और कितने सारे लोग समाज में स्वस्थ रहते, तो उसका भी कैरियर ख़त्म कर दिया गया। अभी हाल में ही, और ये चीज़ें भी चली रही हैं समाज में, जो बंगाल का केस हुआ वो मेडिकल कॉलेज के अंदर हुआ। जो मेडिकल कॉलेज था और जो डॉक्टर थी वो अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, वो भी उसके, ये भी कैरियर का मैटर है। वो अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और ट्रेनी डॉक्टर के रूप में उस हॉस्पिटल में काम कर रही थी, लेकिन वो काम नहीं कर पाई। जब उसकी नाइट ड्यूटी थी तो लोगों ने उसके साथ में गलत किया, अन्याय किया और वो मारी गई और उसका भी कैरियर ख़त्म हो गया। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो जाता है, बार बार ये चीज़ें क्यों रिपीट होती रहती हैं? क्या आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? और जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके दिमाग में क्या चलता है कि बहुत मॉडर्न भारत है, पुलिस बहुत सख्त है, ये अपना काम बहुत मुस्तैदी से कर रही है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अपना काम मुस्तैदी से नहीं कर रही है, पुलिस अपना काम मुस्तैदी से ही कर रही है, मुस्तैदी से ही कर रही है। लेकिन जितनी जनता है, जितनी पब्लिक है, जितनी जगह हैं, उतनी ना तो पुलिस वहाँ तक पहुँच पाएगी और ना वहाँ तक उनको सुरक्षा दे पाएगी हर जगह पे। बस ये है कि जो नियम कानून बने हैं वो अच्छे से लागू नहीं होते हैं, उन पे लोग काम नहीं करते, ना लोग अमल करते हैं और ना जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो व्यवस्था करने वाले लोग होते हैं, जो सुरक्षा देने वाले लोग होते हैं, ना वो उस चीज़ पे अमल करते हैं। जब ये चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद सब लोग जागरूक हो जाते हैं। अब हम समझते हैं कि हम जो ये चीज़ें हैं इनसे सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, सुरक्षित कैसे रह सकते हैं और सुरक्षा है क्या, आखिरकार हम सुरक्षित रह कैसे सकते हैं और आने वाले दिनों में क्या ये चीज़ें रिपीटेड नहीं होंगी, क्या ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्या नया नियम लाने से उसको लोग तोड़ेंगे नहीं और क्या हर जगह लाइट जल जाएगी? अगर हर जगह लाइट जल जाएगी तो उससे क्या नुकसान होगा? अगर हर जगह लाइट जला दी जाएगी तो लोगों को सोने में दिक्कत होगी, हर जगह उजाला रहेगा, लोगों को शांति नहीं मिलेगी और लोग मानसिक रोगी पैदा होना चालू हो जाएंगे। तो ये इसका इलाज नहीं है। आप समझते हैं कि वास्तव में सुरक्षा होती क्या है और ख़तरा किन चीज़ों पे होता है। अब हम बात करते हैं कि आप सुरक्षित करेंगे किसको। जिसको असुरक्षा होगी तो वो पर्सन भी हो सकता है, यानी कि आदमी हो सकता है, और आदमी में मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, जिनको दूसरी चीज़ों से खतरा है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? थिंग्स हो सकती हैं, वस्तुएं हो सकती हैं, और महंगी वस्तुएं जो लोगों के पास में नहीं है, उसी पे असुरक्षा की भावना हो सकती है, उसी को हम सुरक्षित करेंगे। थिंग्स हो सकती है, पर्सन हो सकता है और प्लेस हो सकता है। प्लेस का मतलब कोई जगह है, ये देश भी हो सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जहाँ पे कोई काम होता है, काम धाम होता है, वो भी कोई जगह है, या कोई टेम्पल हो सकता है, मंदिर हो सकता है, ये भी एक जगह है, स्थान है। और वस्तुओं में कोई कीमती चीज़ हो सकती है, जैसे पैसा हो सकता है, सोना हो सकता है, डायमंड हो सकता है, जो काफ़ी महंगी है, या कई बार ये चीज़ें अनाज भी हो सकती हैं जो एक लोगों के पास में बहुत ज़्यादा जमा है और दूसरे लोगों के पास में नहीं है। तो इनको बचाने के लिए अब इनसे डिफरेंट टाइप के खतरे हो सकते हैं। अब जो खतरा है जिससे हमें बचाव करना है, उसके लिए हमें नियम कानून रखना होगा और उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है अलर्ट। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम बच नहीं सकते। अगर हम एसिड में कूद जाएं तो पता है कि हम उसमें हमारी बॉडी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, या अगर हमारे ऊपर कोई एसिड फेंक दे तो उससे हम पूरी तरीके से नुकसान हमें हो जाएगा। ऐसी कई सारी घटनाएं होती हैं जब इन महिलाओं के ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है, इनके चेहरे जल जाते हैं, इनके हाथ जल जाते हैं और इन्हें बहुत सारा नुकसान होता है।
तो यहाँ पे उनसे हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यानी कि अलर्ट तो 3 चीज़ें हो गई, एक तो जिन चीज़ों को हमें बचाना है, एक चीज़ वो हो गई उसको हम सुरक्षित कैसे रखें, और उनमें महिलाएँ भी हैं, और क्योंकि इन पे खतरा है, जितना खतरा पुरुष समाज पे नहीं है उससे ज़्यादा महिलाओं पे खतरा है। दूसरी चीज़ हमारी वस्तुएँ हो गई, जो थिंग्स हैं वो ज़्यादा महंगी हैं, जिनका हम लोगों घरों में भंडारण करते हैं, अपने बैंकों में भंडारण करते हैं, और आजकल डिजिटल मनी भी है और उन पे भी क्राइम है, साइबर क्राइम है, उन पे भी चोरी होती है। तो जहाँ पे सेफ्टी है वहीं पे चोरी है, वहीं पे असुरक्षा भी है। अब तीसरी चीज़ होती है हार्म, यानी कि अनवांटेड मटेरियल, और एक चीज़ होती है अलर्ट, यानी कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा जो आम लोग हैं, जो आम पब्लिक है, जो आम लोग हैं, उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और इस अलर्टनेस से लोग काफ़ी हद तक बचेंगे। अगर कोई केस हो जाता है, अगर अलर्टनेस की बात करो कि कोई बच्ची वहाँ पे क्यों चली गई थी, वो लड़की वहाँ क्यों गई थी, उसने उस आदमी को क्यों फ़ोन किया था, तो बहुत सारे लोग नाराज़ होने लगते हैं। लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम अलर्ट रहेंगे, लोगों से सतर्क रहेंगे, अनवांटेड लोगों के पास हम खुद नहीं जाएंगे, अगर वो कभी कभार आते हैं तो उसमें हमें मजबूती लाने की ज़रूरत है, तो हम अलर्टनेस से बचेंगे। अब हम आगे ये जानते हैं कि इसके लिए सुरक्षा के लिए एक नियम होता है, एक कानून होता है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, और उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है। वो प्रोटोकॉल क्या होता है? ये प्रोटोकॉल, ये नियम, ये बनाया हुआ एक खाका होता है। ये अनौपचारिक भी हो सकता है और औपचारिक भी हो सकता है, और ये जहाँ जहाँ सुरक्षा की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये चीज़ें बनाई जाती हैं। सपोज करिए सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल हैं, अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री के पास में एक सिक्योरिटी है, एनएसजी कमांडो है उनके पास में, जो उनको सुरक्षा देते हैं, और वहाँ पे भी एक प्रोटोकॉल है। वो प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री मोदी को भी फॉलो करना है, जिनको सुरक्षा लेनी है, और जिसको सुरक्षा देनी है उनको भी फॉलो करना है। अगर जो सुरक्षा लेने वाला है, अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो सुरक्षित नहीं रहेगा, और जो सुरक्षा देने वाले लोग हैं, अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो वो लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। हमारे घरों में जो प्रोटोकॉल चलता है, जो हमारे घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए हमारे घर में अभिभावक होते हैं, और वो हमेशा, जो हमारी ये युवा पीढ़ी है, जो मॉडर्न पीढ़ी है, उनको बाहर निकलने पे वो लोग हमेशा टोकते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, ये बहुत सारी रात हो रही है, ये जाने का उचित समय नहीं है। लेकिन वो इस बात को लेकर जिद करते रहते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं, ये देश बहुत बदल चुका है, आप बहुत पीछे हो। लेकिन ये जो अनवांटेड चीज़ें हैं उन पे ये लोग फोकस नहीं करते हैं। ये युवा पीढ़ी अपने मित्रों पे बहुत अच्छा विश्वास कर लेते हैं, बहुत जल्दी, जो पीर ग्रुप होता है इन पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और ये कहते हैं यही हमारे लिए अच्छे हैं, वो हमारे मित्र वहाँ जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जाएंगे। तो ये प्रोटोकॉल जो हमारे घरों में बना हुआ है, जो हमारे लिए है, और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, जिनसे हम सेफ रह सकते हैं। क्योंकि हम कैसे भी कपड़े पहने, कैसे भी रहें, किसी भी तरीके से रहें, लेकिन हम ये ध्यान देना चाहिए कि अनवांटेड जो मटेरियल हैं, जिनकी थिंकिंग अनवांटेड है, जो उल्टे दिमाग से सोचते हैं, जो उल्टे दिमाग के लोग हैं, वो समाज में अवेलेबल हैं। जब हम उस रास्ते में जाएंगे तो हमें मिलेंगे और उनसे हमें खतरा हो सकता है। तो इनसे सुरक्षित रहने के लिए जो हमारे घरों में प्रोटोकॉल बने हुए हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए, उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए। अगर ज़िंदगी रहेगी तो बहुत सारी आधुनिकता आएगी, बहुत सारी मॉडर्निटी रहेगी, और हमारा कैरियर भी आगे चलता रहेगा। तो अपने पढ़ाई लिखाई के चक्कर में अपने को आगे बढ़ने के लिए, और जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे लोग हैं, बहुत सारे लोग क्या हैं कि वो बहुत सारे बहुत पीछे चल रहे हैं। वो लोग उन बातों को नहीं सोच पा रहे हैं जिनसे उनके बच्चे, बहुत सारी अपनी बच्चियों को आगे कॉलेज में भेजते ही नहीं है, बहुत सारे लोग स्कूलों में एडमिशन करवाते ही नहीं है कि उनको असुरक्षा हो जाएगी। ऐसा नहीं है, उससे भी बचने के उपाय हैं, और डरना नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अलर्ट रहना है और हमें सजग रहना है, और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक पुलिस हमारी सुरक्षा करेगी आपकी सुरक्षा, अगर पुलिस वहाँ पे मौजूद होगी। कई बार लोग बोलते हैं कि 100 नंबर को डायल कीजिए। मैंने एक बार 100 नंबर को डायल किया था, ये उत्तर प्रदेश की बात है। वो पुलिस को आने में 2.5 घंटे लग गए। पुलिस ने ये बोला कि हम वहाँ पे पहुँचने में हमें 2.5 घंटे लगेंगे। तो 2.5 घंटे में आदमी या कोई महिला असुरक्षित हो जाएगी और अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगी। और ये बड़ी बड़ी घटनाएं, जो 3 चीज़ों को हमने डिकोड किया, एक देश की बात थी और 3 अपने ही देश की जो राजधानी की बात थी। हैदराबाद भी किसी राज्य की राजधानी है, यहाँ तक कि 2-2 राज्यों की राजधानी है। कलकत्ता भी किसी राज्य की राजधानी है, जहाँ पे पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम करती है और कर भी रही है, लेकिन उतनी अलर्ट नहीं है जितनी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, जो दिल्ली में घटना हुई वो भी देश की राजधानी है और वहाँ की पुलिस, लेकिन दूर दराज के गांव भी हैं जहाँ पे अभी उजाला नहीं है,
जहाँ के रास्ते उजाले वाले नहीं हैं। वहाँ पे महिलाएं बहुत कम मूव करती हैं, क्योंकि वहाँ उतने काम नहीं है, लोग काम के लिए जाते नहीं हैं, तो उतनी आवागमन होती नहीं है, तो इतने खतरे वहाँ पे होते भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है, लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी ज़रूरत है सावधानी। तो अगर सावधान रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो हमें यह सुरक्षा नहीं आएगी। अब दूसरी चीज़ है कि ये जो घटनाएं हुई हैं, ये काम के दौरान हुई हैं, जो वर्किंग प्लेस था वहाँ पे हुई हैं। तो काम में जो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी होती है, एक कमेटी काम करती है जो इसके रोकथाम के लिए काम करती है, तो उसके कुछ मेंबर होते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वो मेंबर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने संगठन के लिए, और ये प्राइवेट में भी होता है और सरकारी में भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इस पर कंट्रोल करते हैं। अगर कहीं पे भी महिला स्टाफ और पुरुष स्टाफ काम करते हैं तो ये वाला कानून होता है, वो लोग अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो उन लोगों को अच्छे से काम करना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। एक घटना हुई जब लड़की लौट रही थी तो रास्ते में हो गई। जिस ऑर्गेनाइजेशन में महिला काम करती है वहाँ के लोगों की पूरी जिम्मेदारी है कि उसको अगर रात की ड्यूटी है, अगर नाइट ड्यूटी है, तो उसको उसके घर तक छोड़ना, उसको पूरी सुरक्षा देना, स्कूटर का इस्तेमाल करना, अपने आप अकेले चलना, और जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। और लड़कियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वो आवागमन करती हैं, जब वो आ रही हैं, जा रही हैं, तो उनको ग्रुपिंग में रहना चाहिए। जहाँ पे कई लोग हैं वहाँ पे असुरक्षा की भावना बहुत कम है। कम से कम 4 लोगों का रहना तो बहुत ज़रूरी है। वो महिलाएं 2-4 लोगों से आराम से निपट सकती हैं। दूसरी चीज़ है शक्ति। अगर लोग पावरफुल रहेंगे तो ऐसे अटैक नहीं होंगे। अब सोते समय किसी के ऊपर अटैक हो जाएगा तो कोई कितना भी पावरफुल होगा, वो कोई क्या करेगा। अभी फ़िलहाल जो बंगाल में जो घटना हुई है वो सोते समय ही हुई है। वो लड़की सो रही थी और अचानक में उसके ऊपर हमला हो गया। तो सोते समय अगर हमला होगा, कोई कितना भी पावरफुल होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जहाँ पे कोई सो रहा है वहाँ पे भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर वर्किंग प्लेस भी हो सकता है, अगर कोई थक जाएगा तो आराम करने के लिए जाएगा, उसमें दो राय की बात नहीं है, आराम कर भी सकते हैं। लेकिन वहाँ की सुरक्षा ऑलरेडी होनी चाहिए कि यहाँ पे महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, तो उनको सुरक्षित रखना उनकी खुद की जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी खुद की है। अगर हम स्ट्रांग रहेंगे और अलर्ट रहेंगे, अब हम सारी चीज़ों से अकेले लड़ नहीं सकते। वो चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे लेडीज़ हो, लड़ नहीं सकते। वहाँ सावधानी की ज़रूरत है, पर हम ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं और पहचानने की हमारे पास शक्ति होनी चाहिए। कई सारे ऐसे दोस्त भी होते हैं जो उन महिलाओं को असुरक्षित कर देते हैं। अभी दिल्ली में एक घटना हुई थी जिसमें एक लड़के ने, उसको भी जातियों के नाम पे जोड़ दिया गया। अब जातियाँ कोई भी हों, अगर दिमाग शरारती है तो उनको जातियाँ तो नहीं बोला जाएगा। लोग मुस्लिम धर्म से इस चीज़ को जोड़ रहे थे, लेकिन